हेलो बालक एंड बालिकाओं, कैसे हो? ठीक हो? तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए पहले ये जरा समझिए कि अभी तक हम लोगों ने ये फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक अभी तक कवर किए हैं। ध्यान देना, चार्ज यदि पॉइंटेड हो, पॉइंटेड चार्ज, पॉइंटेड चार्ज के मतलब क्या हो गया हिंदी? बिंदुवत आवेश। ठीक है, इसके कारण यदि हम r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड, तो हम लोग पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंटेड चार्ज के लिए फॉर्मूला वैलिड है। फिर हम लोग चर्चा किए कि यदि दो चार्ज सिमिलर चार्ज हो, यानी मैग्नीट्यूड सेम था परंतु इसका नेचर कैसा था? डिफरेंट था। इधर ले लेते हैं निगेटिव, इधर लेते हैं पॉजिटिव, और अगर बीच का डिस्टेंस स्मॉल हो, जो हम लोग कितना लेकर चलते थे 12, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते थे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो सिस्टम है सिस्टम हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये सिस्टम कहां पाई जाती है? तो हम चर्चा किए थे मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, देखते हैं आप लोग? नहीं, जो मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं उसमें कौन सा सिस्टम पाया जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आगे हम केमिस्ट्री में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो सिस्टम है इसका मेजरमेंट करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी था उसका क्या नाम था बालक? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम था। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला 2Ql। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग 3 स्टैंडर्ड पोजीशन था, उस पर हम लोग क्या निकाले थे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। क्लियर है? और अगर जो बच्चे अभी देख रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, तो प्रीवियस वीडियो में जाकर आपको वो चीज़ देख लीजिएगा, तभी जाकर यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक पॉइंटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो सिस्टम है उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। अब चर्चा करते हैं कि यदि मेरा चार्ज पॉइंटेड ना होकर किसी बॉडी पर, किसी सरफेस पर फैला हुआ है, समझना बात को, किसी सरफेस पर फैला हुआ है, जैसे मान लो कि इस तरह का मेरे पास सरफेस है। ठीक है, और चार्ज जो फैला हुआ है वो पूरे पार्ट में फैला हुआ है, तो क्या अब यह पॉइंटेड चार्ज रहा? क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम में है? नहीं, क्योंकि अब चार्ज जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअस नहीं। ऐसे हम बताए थे कि चार्ज होते हैं क्या चीज? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, डिस्क्रीट होते हैं। मगर अगर किसी सरफेस पर फैला हुआ है तो आपको क्या पता चलेगा कि चार्ज जो है एक दूसरे के काफी नजदीक है, कंटिन्यूअस है, मगर रियल में कंटिन्यूअस नहीं होते, क्योंकि सरफेस पर फैल गया तो हम दूर से अगर देखेंगे तो सटा सटा, काफी नजदीक से देखेंगे तो हटा हटा, हटा हटा मतलब पॉइंटेड। मगर ये सरफेस पर फैला हुआ है तो ये मेरा क्या हो गया? कंटिन्यूअस फॉर्म में चार्ज। अब इसके कारण हम मान लो कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, कोई यहां पर चार्ज बॉडी है तो देखना चाहते हैं कि इस सरफेस के कारण इस पर कितना बल लगेगा, है ना? वो भी प्रति टेस्ट चार्ज में निकालेंगे, पर यूनिट टेस्ट चार्ज में, जो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा समझना,
कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वही चीज समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लाया गया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आवश्यकता क्यों है, जरा समझना कि अगर कोई पॉइंटेड चार्ज है, मान लो कि पॉजिटिव पॉइंटेड चार्ज है, तो हम लोग चर्चा किए थे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं, क्या था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग किसके द्वारा करते थे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस चीज को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा कर चुका है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वहां जाकर देख ले, तब इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रदर्शन करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल इमेजिंग ही कर सकते हैं, है कि नहीं। बहुत एग्जाम्पल देकर हम समझाए थे कि आपका पास मोबाइल होता है, कोई अगर बाहर से रिंग आप पर कॉल लगाता है तो आपका मोबाइल बजने लगता है। इसका मतलब है कि आपके मोबाइल में चार्ज है, और अन्य फील्ड में था जिसके कारण उस पर फोर्स लगा, करंट उत्पन्न हुआ और आपका मोबाइल बजने लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इमेजिन करने के लिए क्या लाए? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को लाए। तो हम चर्चा किए थे कि यदि पॉइंटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा इसमें बहुत सारा लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अगर अब पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हमको कैलकुलेशन करना है कि इस पॉइंटेड चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकले हैं, क्या बता सकते हैं? यहां पर अगर बात किया जाए पॉइंटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगे उसकी संख्या क्या होगी? इनफिनिट होगी। फिनिट नहीं, इनफिनिट। बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है इसके पास, तो इनफिनिट है, अनंत है इसके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करें। क्या अनंत से कैलकुलेट कर पाइएगा? नहीं, ठीक है, आप कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। मगर जब तक आप कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा, मेजरमेंट नहीं कर पाइएगा, तो अन्य इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमको मेजरमेंट करना है तो आप मेजरमेंट कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए फैराडे साहब ने सोचा कि ये जो अनंत हमको निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसको एक ट्यूब के फॉर्म में मान लिया। खैर ये थोड़ा सा हायर लेवल का चीज़ है, मैं थोड़ा सा समझिएगा कि जितना इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो निकल रहे हैं बहुत सारा, तो उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब बना लिया। मान लो कि ये और ए, इतना सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें होंगे, मतलब फिनिट किया गया है ना, एक सीमा तक लाया गया कि यहां एक उन्होंने एक ट्यूब बनाया है ना, और उस ट्यूब से चर्चा किया, और ट्यूब का प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज सेम है। उन्होंने कैलकुलेट करके बतलाया कि इस पॉइंटेड चार्ज के कारण कितना ट्यूब लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे। ट्यूब की चर्चा इन्होंने किया क्योंकि अनंत है, मगर हम एक समूह को बना लेंगे कि एक पहला ट्यूब है, दूसरा ट्यूब है, इस तरह का। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो कि हम इस तरह का एक ट्यूब बना दिए, ठीक है, और इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो फिनिट है ना, और वो फैराडे साहब ने इसका मेजरमेंट किया है ना, उनका क्या किया, मेजरमेंट किया। इस तरह से लिमिटेशन में इन्होंने क्या बनाया, ट्यूब बनाया, ठीक है। ट्यूब लाइंस ऑफ फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो बहुत सारा ट्यूब्स बनाकर इन्होंने चर्चा किया कि एक ट्यूब में है ना कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे, ठीक है।
तो यहां तो देख रहे हैं कि अनंत है। अब यहां पर इन्होंने निश्चित किया कि यहां जो ट्यूब होंगे, ट्यूब देखते हो ना, पाइप की तरह, पाइप मान लो, कितना पाइप कितने होंगे। इन्होंने बतलाया कि नंबर ऑफ जो ट्यूब्स होंगे वो होंगे आपको क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। खैर अभी थोड़ी सी समझ में दिक्कत होगी और चर्चा कर देते हैं, ठीक है। इसी ट्यूब का इन्होंने क्या निकाला, डेंसिटी निकाला। उसी डेंसिटी को कहा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा गया है। तो अब समझना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्यों लाया गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस पॉइंटेड चार्ज में इनफिनिट थे। तो इनफिनिट से फिनिट करने के लिए क्या लाया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाया गया है। तो जरा समझना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स मीन्स होता है फ्लो, याद रखना, फ्लक्स मीन्स फ्लो, कोई चीज फ्लो करता होगा, है ना, कोई चीज उसमें बहता होगा, जैसे हवा का बहना, पानी का बहना। उसी तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ जो फोर्स हैं वो आपको क्या करते हैं, फ्लो होते हैं, ठीक है। किससे फ्लो होते हैं, तो अगर किसी सरफेस से होकर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहे हैं तो कितना मात्रा में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरा वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, तो है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही, मगर कहता है क्या चीज, कोई भी सरफेस है उससे लंबवत गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक, जैसे समझना ये मेरा सरफेस है, ठीक है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म हम लेके चल रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से गुजर रहे हैं। तो यहां देखा तो जाए तो कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस से होकर गुजर रहा है, इस सरफेस से, है ना, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहे हैं, ठीक है। इसी संख्या को ही कहा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डिफिनेशन क्या बन जाएगा, जरा समझिएगा, क्या बन जाएगा, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस स्थित है, सरफेस मानो सतह, सरफेस 2D इस सरफेस में स्थित है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहे होंगे, है ना। तो लंबवत, सतह के लंबवत गुजरने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को ही क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा गया है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर थ्रू प्लेन सरफेस, ठीक है। समतल जो सतह है उस सतह के लंबवत परपेंडिकुलर गुजरने वाला, कौन गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसी संख्या को ही कहा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, ताइए गणितीय हम व्याख्या करते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके पास क्या होगा, इंटेंसिटी, याद करना, यदि हटा कर अगर हम लाइन बनाते हैं तो यहां पर बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या है, वीक है, क्या है, कमजोर है। सरफेस बना देते हैं, मगर यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सटा कर अगर हम रिप्रेजेंट कर दें, ड्रा कर दें, और इसी तरह का सेम मेरा सरफेस है, तब पूछा जाए कि किसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या ज्यादा है। इसमें देखिए तो 3 ही इससे गुजर रहा है, 3 ही ना, और इससे देखिए तो 3 2 5 गुजर रहा है, यानी कि डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी पर, यानी इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता है उस पर भी डिपेंड कर जाएगा हमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या। क्लियर है? दूसरा डिपेंड करेगा इस सरफेस का एरिया कितना है। तो पहले समझिए कि एरिया क्या है। ठीक है, एरिया तो आप लोग क्षेत्रफल का नाम तो सुने होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए कि एरिया जो आपका है वो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो होगा और डायरेक्शन भी होगा। ध्यान दीजिएगा, तो एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल जो फार्मूला है वो क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो आप तो कहिएगा कि सर आपने वेक्टर वाले चैप्टर में बतलाया था कि लंबाई स्केलर क्वांटिटी, चौड़ाई भी स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर गुने स्केलर, इसको स्केलर होना चाहिए था। जैसे याद करना, हम चर्चा किए थे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल कैसा क्वांटिटी होगा? तो हम बताए थे कि 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो सातों का सातों क्या है? अस्केलर है। कौन सा है? अस्केलर क्वांटिटी। आप दिमाग में याद रखिएगा एक ही, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट, चाहे वह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चाहे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, वो हमेशा वेक्टर है। क्लियर है? तो चाल के बारे में अगर जांच किया जाए कि यह स्केलर बा कि वेक्टर बा, तो इसको गुना के फॉर्म में डाल दो। तो लिख सकते हैं इसको, चाल गुने समय इजकल टू दूरी। तो दूरी देखिए तो फंडामेंटल है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होगा। समय फंडामेंटल है, इसका मतलब कि स्केलर होगा। तो आप खुद बताइए कि क्या ये वेक्टर होगा? यदि इसको वेक्टर बनाते हैं तो वेक्टर गुने स्केलर, इसको क्या होना चाहिए था? वेक्टर, मगर है क्या? स्केलर। इसका मतलब कि भी क्वांटिटी कैसा होगा? स्केलर। ठीक है, इस तरह से हम चर्चा किए थे और वेक्टर से संबंधित एक हम वीडियो जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, आइए यहां ध्यान दीजिए। यहां जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं किसी भी सरफेस का, तो यह जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, फिक्स डायरेक्शन में है। ये भी मेरा एक प्रकार का डिस्टेंस ही है। ऐसे हम लोग लंबाई बोल देते हैं इसको चौड़ाई, मगर फिक्स मैग्नीट्यूड है या फिक्स डायरेक्शन में है। तो यदि वही दूरी अगर फिक्स डायरेक्शन में हो जाए तो कहलाता है आपको वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर L और B क्या हो जा रहा है? वेक्टर क्वांटिटी हो जा रहा है। इसका अगर फार्मूला देखा जाए एरिया वेक्टर का तो हो जाएगा L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। L क्रॉस B, L क्रॉस B। इस तरह से घुमाओ, इस तरह से घुमाएगा तो डायरेक्शन हमको मिल रहा है इधर की, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। चाहे वह आउटवर्ड हो सकता है चाहे आपको इनवर्ड हो सकता है, चर्चा हम करते हैं। ठीक है, मगर एरिया वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा L B साइन थीटा। याद करो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजकल टू फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा जी। थीटा रॉन्ग, साइन थीटा। डॉट में रहता था कॉस और क्रॉस में रहेगा साइन। क्लियर है? ए बी साइन थीटा। तो देखिए, तो यहां पर अगर थीटा अगर देखा जाए एल और बी के बीच का एंगल तो कितना है? 90 डिग्री।
तो बैठा दो, तो एरिया इजकल टू हो जाएगा एल बी साइन 90 डिग्री जी, साइन 90 1। इसीलिए हम लोग इसका एरिया का फार्मूला क्या बतलाते थे, केवल और केवल बतलाते थे लंबाई गुने चौड़ाई। मगर याद रखना बालक, क्या होता है फार्मूला, एल बी साइन थीटा। जैसे आप आइए समबाहु त्रिभुज का आप लोग क्षेत्रफल निकालते थे, किसका, समबाहु, यानी तीनों भुजा बराबर। मान लेते हैं कि ये जो साइड है ए है, ये भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए। एरिया का तो फार्मूला हम लोग यही जानते हैं, एल बी साइन थीटा, एल बी साइन थीटा। मतलब ये लंबाई है और ये मेरा चौड़ाई है, मान ले। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये जरा सोचकर बता दो, कितना, 60 डिग्री। तो एरिया बराबर जो फार्मूला होता है एल बी, एल भी ए है, बी भी ए है, गुने साइन 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो फार्मूला एरिया इसका आ गया समबाहु त्रिभुज का √3/2 गुने भुजा स्क्वायर, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है। इस तरह से समकोण त्रिभुज का भी आप एरिया निकाल सकते हैं इसी फार्मूला से, एल बी साइन थीटा, एल बी साइन थीटा। यानी एक्चुअल इसका फार्मूला क्या होता है, एल बी साइन थीटा। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। तो आप तो नचा दोगे इसको कि डायरेक्शन क्या होगा इसका। तो बस एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। जैसे यही मेरा है, बोर्ड देख रहे हो, ये लंबाई एल है, चौड़ाई बी है। एरिया का तो फार्मूला है मैग्नीट्यूड एल बी साइन थीटा से हम निकाल लेंगे, क्योंकि थीटा यहां कितना है, 90 डिग्री। मगर डायरेक्शन क्या होगा, तो एल क्रॉस बी, एल से किधर बढ़िए, बी की तरफ, और हाथ को घुमाकर देखिए कि घूमने पर नट किधर की ओर, किस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो इस डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा एकदम परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो सकता है या तो इनवर्ड हो सकता है। क्लियर है। तो आइए, कब कहेंगे इनवर्ड, कब कहेंगे आउटवर्ड, बात हो जाएगी, चर्चा करते हैं। एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन हम देखेंगे। एरिया क्या है मेरा, वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। सामान्य जनरल फार्मूला एल बी साइन थीटा याद रखना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहला, यदि सरफेस कैसा हो, ओपन सरफेस हो, ओपन सरफेस, या आप कह सकते हैं कि 2D फॉर्म में यदि कोई सरफेस हो, 2D जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, मतलब 2 एक्सिस हो, तो ओपन सरफेस का अगर हम चर्चा करें कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा, जैसे मान लो कि इस तरह का हम सरफेस बना देते हैं, तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। यानी 2D जो ओपन सरफेस है उसका डायरेक्शन हम दोनों तरफ लेके चलेंगे, बाहर की ओर भी और अंदर की ओर, हमेशा परपेंडिकुलर। क्लियर है। जैसे मान लो कि इस तरह का अगर मेरे पास सरफेस होता, ऐसे है, ठीक है, तो इस तरह का अगर सरफेस है तो इसका जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर लेके, आउटवर्ड या तो फिर इनवर्ड। तो याद रखिएगा कि 2D फॉर्म में यदि सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों तरफ होगा, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी। क्लियर है यहां तक कंसेप्ट।
यदि आपका सरफेस क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस यानी कि किस फॉर्म में, 3D फॉर्म में, जैसे मकान, ये रूम 3D फॉर्म में है, ये हमारा बॉडी, पूरा होल बॉडी 3D फॉर्म में है। मगर एक इधर का केवल बात किया जाए ये सरफेस का, तो हो जाएगा 2D फॉर्म में। ठीक है, जैसे देखा जाए ये है आपका डब्बा, ये डब्बा हमारा किस फॉर्म में, 3D फॉर्म में। तो बोलेंगे कि इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बतलाओ, तो हमेशा याद रखना कि 3D फॉर्म में यदि सरफेस है तो उसका डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर, लंबवत। लंबवत किधर होगा, बाहर की ओर। जैसे इस डब्बा का अगर इस सरफेस की बात किया जाए तो यह 3D फॉर्म में है, तो इसका डायरेक्शन एरिया का ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, निचला का ऐसे होगा, इधर का ऐसे होगा, इधर का ऐसे होगा। मगर यही ओपन है तो दोनों में याद रखना है, अंदर भी बाहर भी। क्लियर है यहां तक? तो हम लोग एरिया वेक्टर को भी समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज पर डिपेंड करेगा। पहला बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक डिपेंड करेगा जो सरफेस है उस सरफेस का एरिया कितना है, एरिया कितना है, वही अमाउंट जो लिख लेगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम व्याख्या करेंगे मैथमेटिक कैलकुलेशन के द्वारा। तो गणितीय इसका परिभाषा क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको देखने के लिए आप लोग लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। चलेगा।